हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब आज का जो टॉपिक होने वाला है, इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर राज्य दिए गए हैं और एक तरफ स्थापक दिए गए हैं। तो हैदराबाद की चिनक्लिज खां ये सही है। अवध का बुरहान उन मुल्क या सादत खां ये भी सही है। बंगाल का मुर्शीद कुली खां ये भी सही है। रुहेलखंड का सादत खां ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है। अगला देखते हैं, किस स्थान पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की गद्दी दी गई थी? तो यहाँ पर पूछा गया किस स्थान पर, तो आंसर मुर्शिदाबाद। प्लासी युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी के पश्चात मुर्शिदाबाद में मीर जाफर बंगाल के नवाब के पद पर आसीन हुआ, जो कि अक्टूबर 1770 तक इस पर बना रहा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? तो आंसर होगा बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में क्लाइव और सुजादौला के मध्य हुआ था। इस युद्ध के पश्चात बंगाल में अंग्रेजों के अधिकार में वृद्धि होती है। हालांकि सैद्धांतिक रूप से प्लासी के बाद भी अंग्रेजों का भारत में वाणिज्यिक स्वरूप बना रहा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान में से भाग निकला। निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का प्रयोग किया था? तो यहाँ पर वाहन जो था वो था ऊंट। ऊंट जो है यहाँ पर उससे वो भाग निकला था। तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था और सिराजुद्दौला भी चुपके से ऊंट पर बैठकर युद्ध मैदान से भाग गया। सिराजुद्दौला का मुर्शिदाबाद से मीर जाफर के पुत्र मीरन ने कत्ल करवा दिया। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति कौन से थे? तो एक तो मीर जाफर और राय दुर्लभ राय। मीर जाफर और राय दुर्लभ। प्लासी का युद्ध जो है क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में नवाब के साथ विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति मीर जाफर तथा राय दुर्लभ थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्त में विशिष्ट था? तो आंसर मीरन होगा। मीरन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लाइव ने प्लासी के युद्ध के पूर्व बंगाल के नवाब के सेनापति मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीचंद को अपनी ओर मिला लिया था। प्लासी के युद्ध के दौरान नवाब का एक अधिकारी मीर मदान पूरी स्वामी भक्ति के साथ युद्ध लड़ा। इसको गोली लगने के बाद युद्ध का परिणाम बदल गया और क्लाइव ने युद्ध जीत लिया। आगे देखते हैं, बंगाल के किस नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मिदनापुर का क्षेत्र प्रदान किया था? तो आंसर हो जाएगा मीर कासिम को मिदनापुर का क्षेत्र प्रदान किया था मीर कासिम को। 1760 में मीर कासिम ने नवाब बनने के उपरांत ही अंग्रेजों से की गई संधि के अनुसार कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव जिले दे दिए। सिलहट के चूने के व्यापार में कंपनी को आधा हिस्सा दिया तथा दक्षिण के अभियानों के लिए 5 लाख रुपए भी दिया। बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आंसर चार्ल्स अय्यर। चार्ल्स अय्यर। फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स अय्यर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1698 ईस्वी में 3 गांव कालीकट, गोविंदपुर, सूतानाती की जमींदारी प्राप्त की गई थी। इसी स्थान पर फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? सबसे पहला है 23 जून 1775 ईस्वी को प्रातः यह युद्ध प्रारंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायंकाल हो गया। तो यही आंसर है। बाकी देखते हैं, सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था। नवाब ने तोपखाने
के प्रमुख मीरन की हत्या युद्ध के आरंभ की हुई थी, ये भी सही है। सारे सही हैं, सिर्फ़ सत्य नहीं है वो है कि 23 जून 1774 को प्रातः ये युद्ध आरंभ हुआ और उसी दिन सायंकाल समाप्त हो गया। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ। क्लाइव ने नवाब पर दोषारोपण किया, उसने अलीनगर की संधि की शर्तों का पालन नहीं किया और नवाब का उत्तर मिलने से पहले ही वह अपनी सेनाओं को लेकर प्लासी के मैदान की ओर चल दिया। जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। षड्यंत्र के कारण नवाब की अधिकांश सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया, जिसका दाहिना भाग जो है राय दुर्लभ राय और बायां भाग मीर जाफर के नेतृत्व में था, जो दोनों अंग्रेजों से मिले हुए थे। नवाब भाग खड़ा हुआ, परंतु राजमहल के निकट उसे पकड़ लिया गया और मुर्शिदाबाद भेज दिया गया। वहां पर मीर जाफर के लड़के मीरन ने उसका मोहम्मद बेग के द्वारा कत्ल करवा दिया गया। 24 जून को मीर जाफर मुर्शिदाबाद पहुंचा और 5 दिन पश्चात क्लाइव ने वहां पहुंचकर उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब घोषित कर दिया। आगे देखते हैं सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कि युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी रात कहा है? तो आंसर नवीन चंद्र सेन ने। नवीन चंद्र सेन ने प्लासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी बात कही है, नवीन चंद्र सेन ने। आगे देखते हैं बंगाली कवि। ये बंगाली कवि हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का भी यूजीसी में क्वेश्चन नहीं पूछे हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बंगाली कवि नवीचंद्र सेन ने प्लासी के युद्ध के परिणाम को एक स्थायी अ, दुःख भरी रात कहा है, जबकि सर यदुनाथ सरकार ने कहा है कि प्लासी की हार से मंदगामी तथा अविदित यशस्वी उषा काल का उदय हुआ, जैसा विश्व के किसी अन्य स्थान पर नहीं देखा गया है। वास्तव में पुनर्जागरण था। वस्तुतः यह कथन किसकी है? अंग्रेजों की चटुकारिता थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन शासकों ने हिस्सा लिया था? तो शाह आलम, सूजा सिराजुद्दौला नहीं है, सूजा-उद-दौला है और मीर कासिम। शाह आलम ये मुगलों की तरफ से, सूजा-उद-दौला जो है वो अवध से और मीर कासिम जो है वो बंगाल से थे। व्याख्या देखते हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम के संग व कंपनी के सेनापति हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ। मीर कासिम के संग में मीर कासिम के अलावा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और शरणार्थी मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया था। शुजा-उद-दौला व शाह आलम द्वितीय ने कंपनी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। मीर कासिम दिल्ली भाग गया और 1777 में वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? तो मेजर मुनरो हो जाएगा। प्लासी के युद्ध में क्लाइव था और बक्सर के युद्ध में मेजर मुनरो। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया? तो बक्सर का युद्ध हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। आगे है निम्नलिखित घटनाओं को पर विचार करना है और बताना है कि कौन-सा यहाँ पर सही है। तो बक्सर का युद्ध 1764 और उसी समय यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। सबसे पहले बक्सर है, फिर क्लाइव का पुनः भारत आगमन 65 में, फिर इलाहाबाद की संधि हो जाती है और वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल बन के आना 1773। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में सेना भेजी थी? तो आंसर हो जाएगा मेजर कूट की अध्यक्षता में जो है
सेना भेजी थी। बिहार के हिंदू शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव मीर जाफर ने मेजर आयर कूट के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। मीर जाफर को उस समय लोग क्लाइव का गीदड़ कहते थे। आगे देखते हैं निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में लगाना है। तो बक्सर का युद्ध 1764, इलाहाबाद की संधि 65 और वहीं अगर कालकोठरी की घटना देखें तो 1756 हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ए ऑप्शन यहाँ पर आएगा, ए ऑप्शन, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर इलाहाबाद की संधि। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। व्याख्या देख लेते हैं। कालकोठरी की घटना जिसमें बहुत सारे जो हैं अंग्रेज मारे गए थे, उसमें एक हावेल भी था जो कि जिंदा बचा था और वही थी, उसने ही कालकोठरी की घटना जो है निर्मित की थी कि ये घटना ऐसी घटी है, वही बताता है। तो ये 20 जून की गर्मी में एक छोटी सी कोठरी में बहुत सारे लोगों को एक साथ बंद कर देता है और इस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764। नवाब बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना से पराजित हुआ, जिसका नेतृत्व मेजर मुनरो ने किया था। मीर जाफर की मृत्यु जो है फरवरी 1765, इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में। आगे देखते हैं बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर का जब युद्ध हुआ तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मीर जाफर था। मीर जाफर था। कंपनी एवं नवाब में युद्ध जो है 1763 में आरंभ हो गया था। कई युद्ध हुए, मीर कासिम ने हार खाई और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उस समय जो है मीर जाफर था बंगाल का नवाब। इस युद्ध के पश्चात जो है संपूर्ण सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही क्रम लगाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ब्लैक होल की घटना सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद प्लासी का, फिर उसके बाद बक्सर का, मतलब उल्टे हुए, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। ब्लैक होल घटना जो है 20 जून 1765 में हुई थी। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी कंपनी को दे दी गई थी। आगे देखते हैं किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो आंसर लॉर्ड क्लाइव। बक्सर युद्ध जो है 1764 के बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। उस समय गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो है 16 अगस्त 1765 ईस्वी में अवध नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को बंगाल के बाद अवध में भी कर मुक्त व्यापार की सुविधा प्राप्त हुई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी
ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। आगे देखते हैं, इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? रॉबर्ट क्लाइव, सुजाउद्दौला और शाह आलम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अगस्त 1765 में संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में असत्य है? असत्य कथन यहाँ पर बताना है। सबसे पहले इसमें 11 उपबंध थे। बी ऑप्शन कह रहा है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों के दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संधि से प्राप्त हुआ। इस संधि के द्वारा कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर संपूर्ण अवध जो है सुजाउद्दौला को दे दिया गया। युद्ध के हर्जाने के रूप में सुजाउद्दौला संधि के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपए एक ही किश्त में अंग्रेजों को देने हेतु सहमत हुआ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्याख्या देखते हैं इसकी। बक्सर युद्ध के पश्चात 1765 में कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य जो है इलाहाबाद की संधि संपन्न हुई। बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 में क्लाइव में दो संधि की, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम संधि जो है 12 अगस्त 1765 को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय व क्लाइव के बीच हुई तथा इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई। इस संधि में कुल 11 उपबंध थे। सबसे पहले है, अवध से कड़ा और इलाहाबाद लेकर मुगल बादशाह को दे दिया गए। दूसरा है, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी गई। तीसरा है, अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया। चौथा है, अंग्रेजों ने हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को जागीर के रूप में मुगल बादशाह से प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में ब्लैक होर की घटना घटित हुई थी? तो सिराजुद्दौला। अब ये घटना देख लेते हैं काल कोठरी की। तो सिराजुद्दौला के शासन काल में ब्लैक होल घटना घटित होती है। ऐसा माना जाता है कि 146 अंग्रेजी बंदियों, जिसमें स्त्रियां और बच्चे भी सम्मिलित थे, 20 जून 1756 ईस्वी की रात को बंद करके जब 21 जून की प्रातः कोठरी में खोला गया तो मात्र 23 लोग ही जीवित बचे। इस घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी? तो आंसर हो जाएगा मीर कासिम। अंग्रेजों ने 1760 में मीर जाफर को पदच्युत करके उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का प्रभाव अधिक बढ़ गया था। इस प्रभाव को कम करने के लिए ही मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था। आगे देखते हैं, 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी था तो मेजर हेक्टर मुनरो। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम में युद्ध 1763 में आरंभ हो गए और कई युद्ध हुए और मीर कासिम को हार का सामना करना पड़ा। वह बचकर अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट से मिलकर अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की उसने योजना बनाई। कंपनी की कमान मेजर मुनरो के हाथ में थी। युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर नामक स्थान पर हुआ, जिसमें अंग्रेज जो हैं विजयी रहे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा है कि सन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य थी? तो आंसर के.एम. पनिक्कर। डाकू राज्य की बात करते हैं के.एम. पनिक्कर। बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी की जागीर बना दिया गया। इसी
को लक्ष्य करके इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने कहा कि सन 1765 से लेकर 72 की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था। आगे देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। आगे देखते हैं। बंगाल के उन जिलों की पहचान कीजिए जिसके राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की थी। तो बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव। बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव। आंसर ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। अस्थायी गवर्नर हालवेल के बाद वेनिस्टर्ड बंगाल का स्थायी गवर्नर बनता है। उसने नवाब बदलने का निश्चित किया, जिसके तहत सन 1760 में मीर कासिम के साथ समझौता हुआ, जिसमें उसे नवाब बनने के बदले वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी कंपनी को प्राप्त हुई और सिलहट से चूना व्यापार में कंपनी को आधा हिस्सा प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकार का विरोध किया था? तो आंसर जेम्स ग्रांट हो जाएंगे। जेम्स ग्रांट ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया। उसने समस्त भूमि सरकार की बताई तथा जमींदार को केवल एक कर संग्रह माना। जेम्स ग्रांट भारत में सक्रिय ब्रिटिश सैनिक तथा इतिहासकार था। आगे देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया वह था? डी ऑप्शन कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल के नेता के रूप में। अलीवर्दी खां के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। 15 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला की सेनाओं ने फोर्ट विलियम घेर लिया तथा 5 दिन पश्चात अंग्रेज सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसकी सूचना मद्रास रेजिमेंट को दे दी गई और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना को बंगाल पर अधिकार करने की आज्ञा दे दी गई। अतः रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पर अभियान करने के रूप में प्रथम बार सामने आया। वर्ष 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें वह विजयी रहा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान समूह की जमींदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी? तो आंसर हो जाएगा सूतानाती, कालीकाता और गोविंद नगर। व्याख्या देखते हैं। बंगाल की हुकूमत में शाइस्ता खां के उत्तराधिकारी इब्राहिम खान ने फरवरी 1691 ईस्वी में एक फरमान निकाला। इसके अनुसार बंगाल को 3000 रुपये वार्षिक के बदले चुंगी कर की अदायगी से मुक्ति दे दी गई। अजी मुस्सान 1698 में सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुरी नामक 3 गांवों की जमींदार दे दी गई, जिसके बदले उन्हें इस गांव के पहले के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। यह नवीन किलाबंदी बस्ती तब से फोर्ट विलियम कहलाने लगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलीवर्दी खां थे। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से करते हुए कहा कि मधुमक्खी जो छोड़ने पर काट कर मार डालेंगी अन्यथा शहद देंगी। तो फोर्ट विलियम अगला क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो 1700 ईस्वी में अस्तित्व में आई। जॉब चारनाक ने अगस्त 1690 में सूतानाती में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की, जिससे ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी की नींव पड़ती है, यानी कोलकाता की। फिर है बर्धमान जिले में एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण जो है अंग्रेजों को सन 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में इस किलेबंद प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया।
चार्ल्स आयर इसका प्रथम प्रेसिडेंट हुआ और वर्ष 1700 में इसे पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जो सन 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर हुए, तो फरवरी 1757 में। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो गए तथा कंपनी को अपने स्थलों को दुर्गीकृत करने एवं सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की गई। नवाब ने 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में भी दिए। अगला क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। तो आंसर हो जाएगा मैकाले। आंसर हो जाएगा मैकाले। जीबी मैकाले ने ऐसा कहा था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो कोटेशन है वो यूजीसी नेट ज़्यादा पूछता है, तो या ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। व्याख्या देखते हैं। जीबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। भारतीय दंड संहिता की पांडुलिपि मैकाले ने लिखी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।